नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ईपीएफओ एसएससी 2023 की परीक्षा के लिए जीके और जीए के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें आज हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज का भाग नंबर 8। अभी तक हमने इस सीरीज में 7 वीडियोस को अपलोड कर दिया है। यह हमारा 8वां वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस सेशन में हमने कौन कौन से बेहतरीन प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। यहाँ पे आपका सिलेबस मेंशन है, आप देख पाएंगे यहाँ पे कि आपके ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा में टोटल 30 प्रश्न आपके जीके और जीए से पूछे जाएंगे, जिनका वेटेज रहेगा 120 नंबर का, यानी कि प्रत्येक प्रश्न आपके 4 नंबर के पूछे जाएंगे ईपीएफओ एसएससी की परीक्षा में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो टोटल 30 प्रश्न आपके जीके और जीए के पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, महात्मा बुद्ध ने अपना धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था। आप याद रखिएगा, यह जो धर्म चक्र प्रवर्तन शब्द है महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी किस घटना से रिलेटेड है, सबसे पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश, तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो प्रथम उपदेश दिया गया था, इसी के लिए जो है धर्म चक्र प्रवर्तन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था कहाँ पर दिया था। तो आप याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध ने अपना जो प्रथम उपदेश था यह वाराणसी में दिया था। तो आप इसे याद रखिएगा, वाराणसी के सारनाथ में। वाराणसी में आपको एक जगह मिलेगी सारनाथ, इसी सारनाथ में जो है प्रथम उपदेश दिया गया था महात्मा बुद्ध के द्वारा। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सारनाथ में। आप इसे याद रखिएगा, वाराणसी जो है वर्तमान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। किसी संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं इथनोलॉजी। आप याद रखिएगा, इसको जो है इथनोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत में जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है वह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है। तो आप याद रखिएगा, यह आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी और इस झील का क्या नाम है, तो वुलर झील। आप याद रखिएगा, जो वुलर झील है यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और इसकी लोकेशन कहाँ पर है, तो आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, माले किसकी राजधानी है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको बताना है कि जो माले है यह किसकी राजधानी है। तो आप याद रखिएगा, माले जो है मालदीव की राजधानी है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी वाला है 100% सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है। यहाँ पे यमुना की सहायक नदी के बारे में पूछा गया कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल हो गया, बेतवा हो गया, केन, ये सभी जो नदियां हैं तीनों ये यमुना की सहायक नदियां हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा किस वर्ष में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो आप याद रखिएगा, कांग्रेस का जो लाहौर सेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन हुआ था, कब हुआ था। तो आप याद रखिएगा, यह अधिवेशन आपका 1929 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। तो इसी कांग्रेस के सेशन में जो है पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी। तो आप इसे याद रखिएगा। तो आप याद रखिएगा, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी, इसी लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, रिपीट हुआ है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1929 में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन की यहाँ पे बात हो रही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने किस जेल में रखा था। तो आप याद रखिएगा,
बांकीपुर जेल। यह बांकीपुर जेल आपको कहाँ पर मिलेगी? तो यह आपको मिलेगी पटना में। तो पटना की बांकीपुर जेल में जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार करके रखा गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। वहीं हजारीबाग में किसको रखा गया था गिरफ्तार करके? तो आप याद देखिएगा, जयप्रकाश नारायण को अंग्रेजों ने हजारीबाग में गिरफ्तार करके रखा था। हजारीबाग की जो सेंट्रल जेल थी उसी में जयप्रकाश नारायण को रखा गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। वहीं महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। आगा खां जो पैलेस है इसी में गिरफ्तार करके महात्मा गांधी को रखा गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिए। इसके अलावा जो भी अन्य इंपॉर्टेंट लीडर थे जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए, गोविंद बल्लभ पंत हो गए, जेबी कृपलानी हो गए, पट्टाभी सीतारमैया हो गए, इन सभी को गिरफ्तार करके अहमदनगर जेल में रखा गया था। किस जेल में? तो अहमदनगर जेल में रखा गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रतिरोध किस उपकरण की सहायता से मापा जाता है? तो रेजिस्टेंस की यहाँ पे बात हो रही है, प्रतिरोध की बात हो रही है, तो ओम मीटर की सहायता से यह मापा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ओम मीटर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ड्राई आइस किसकी बनी होती है? जो शुष्क बर्फ होती है, जो ड्राई आइस होती है, किसकी बनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड की, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? रेडियम जो है किस खनिज से प्राप्त किया गया था? तो आप याद रखिएगा, पिच ब्लेंड, इस प्रकार से लिखा आएगा, पिच ब्लेंड। तो पिच ब्लेंड से जो है रेडियम प्राप्त किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो यहाँ पे जो बी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, पिच ब्लेंड खनिज से जो है रेडियम प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कितने डिग्री पर सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम एक समान होते हैं? बहुत बार एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -40 डिग्री पर जो है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों जो तापक्रम होते हैं एकदम समान होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? -40 डिग्री टेम्परेचर पर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मार्फिन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? मार्फिन का जो उपयोग है किसके लिए होता है? तो आप याद रखिएगा, दर्द निवारक के रूप में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, दर्द निवारक के रूप में जो है मार्फिन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताना है कि संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पाणिनि। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पाणिनि जो थे ये संस्कृत के प्रथम व्याकरणविद कहे जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद नहीं है? आपको उस राज्य का नाम बताना है जिसमें वर्तमान में विधान परिषद नहीं है। तो आप याद रखिएगा, वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हमारे हैं जहाँ पर विधान परिषद है। इनमें से महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया। इनमें से 3 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद हैं, लेकिन राजस्थान में जो है विधान परिषद आपको नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अन्य 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वर्तमान में 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषदें हैं, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सातवाहन साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सिमुक। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, सिमुक के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया था। वहीं पूरी तरह से हमारा संविधान लागू कब होता है? तो 26 जनवरी 1950 को। तो दोनों डेट आपके सामने लिखी गई है, दोनों डेट आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या 389 थी, जिनमें से कितने सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे? आपको बताना है।
तो आपको याद होगा कि जो संविधान सभा हमारी थी उसमें टोटल सदस्यों की संख्या जो है 389 थी, जिनमें से 296 सदस्य आपके प्रांतों के थे और आपके 93 सदस्य जो हैं किसके हो जाएंगे, तो 93 सदस्य आपके थे किसके, तो रियासतों के, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 93 सदस्य रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो आप जो प्रिंसली स्टेट हुआ करते, जो राजा महाराजाओं के स्टेट हुआ करते थे, उनसे जो है 93 प्रतिनिधि थे संविधान सभा में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। हमारा जो प्रियम्बल है, हमारी जो प्रस्तावना है, उसमें निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इससे प्रश्न बहुत बड़े एग्जाम में पूछे आते हैं। तो आप याद रखिएगा, हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है, उसमें संप्रभुता का जिक्र किया गया है, पंथ निरपेक्ष का जिक्र किया गया है, लोकतंत्रात्मक का जिक्र किया गया है, लेकिन संघीय का कहीं भी जिक्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन आपका जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा आप याद रखिएगा, हमारी जो प्रस्तावना है, हमारी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। वहीं 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करी गई है। कौन कौन से, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता का जिक्र जो है हमारे प्रस्तावना में, हमारे प्रियम्बल में किया गया। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत किसके उत्तर में स्थित है, प्रधान मध्याह्न रेखा के, मकर रेखा के, कर्क रेखा के या भूमध्य रेखा के। तो आप याद रखिएगा, भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा के। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। तो भारत की सबसे ज़्यादा जो बाउंड्री है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, किस देश के साथ लगती है, तो लगभग 4096 किलोमीटर की जो है सीमा भारत इस देश के साथ साझा करता है। तो यह देश कौन सा है, तो बांग्लादेश हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। इसमें से ऐसा कौन सा देश है जिसकी सीमा भारत के साथ नहीं लगती है। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, नेपाल की सीमा लगती है, म्यांमार की लगती है, बांग्लादेश की लगती है, लेकिन ईरान की जो सीमा है यह भारत के साथ नहीं लगती। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं। मनुष्यों और उनके व्यवहार के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, मनुष्यों और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स डे की यहाँ पे बात हो रही है। तो यह जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, यह मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है। कब होता है, तो 29 अगस्त को। तो इसको जो है भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 अगस्त। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, दिल्ली को किस वर्ष में भारत की राजधानी बनाया गया था। तो आप याद रखिएगा, 1911 में जो दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इसी दिल्ली दरबार में जो है बात कही गई थी कि जो भारत की राजधानी है उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन ऑफिशियल रूप से जो भारत की राजधानी थी वो दिल्ली कब बनी थी, तो आप याद रखिएगा 1912 में दिल्ली जो है ऑफिशियल रूप से आधिकारिक तौर पे 1912 में राजधानी बनती है भारत की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1912 में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 1911 के दिल्ली दरबार में घोषणा होती है कि कलकत्ता से भारत की जो राजधानी है वह दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो राजधानी है दिल्ली भारत की कब बनती है, तो 1912 में। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सेबी का मुख्यालय यहाँ पे पूछा गया है कि कहाँ पर है। तो आप याद रखिएगा, सेबी का मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। सेबी का मुख्यालय यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सेबी का पूरा नाम क्या होता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना की गई थी। सेबी का एक्ट है 1992 का, तो ये फैक्ट आप याद देखिएगा। और सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी माधवी पुरी बुच। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस ग्रह का अपना कोई उपग्रह नहीं है।
इसमें से आपको उस ग्रह के बारे में बताना है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा ऐसे दो ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। तो पहला आपका बुध हो गया और दूसरा आपका शुक्र हो गया। तो ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भी उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो यह जो है विद्युत शक्ति का मात्रक होता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा किस राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा होती है किस राज्य का एक फेमस फेस्टिवल है, त्यौहार है? तो यह उड़ीसा का एक फेमस त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, उड़ीसा का। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? जो क्लोरोफिल होता है इसमें कौन सा धातु आयन मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक धातु आयन पाया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से सेट नंबर जो 8 था जीके और जीए का, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।